नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन शानदार चल रही है और आपका एक दो दिन में ही एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मानसून का। आप जब सिलेबस देखेंगे तो ज्योग्राफी में ये सिलेबस दिया हुआ है कि मानसून से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आज हम लोग इंडियन मानसून यानी कि भारतीय मानसून से जुड़े कुछ बातों को जानेंगे। आप कहेंगे क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट है, यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, केवल हमें वो जानकारी मिलने वाली है। तो आपको बता दूं, पीछे की क्लास में हम लोग कई बातें ऐसे जाने हैं जो कि ट्रिक से याद किए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, बाकी की क्लासें आप वहां से देख सकते हैं। कुछ ही घंटे की क्लास है। उसके बाद आप पीछे की क्लास में हम लोग नदियों से जुड़ी कुछ बातें जाने थे। आज समय आ गया है हम लोग यहाँ जलवायु से जुड़ी कुछ बातें जाने, जो कि आप कह सकते हैं भारतीय मानसून से भी रिलेटेड है। तो इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, इसके बाद भी कुछ बातें रहेंगी। और आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री चैनल है और डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दी है। और आप वहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रिपरेशन में और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी भी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो आप वहाँ से जाकर अपनी नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जलवायु हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। केवल आपको ये रटना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा बस। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? सबसे पहले, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? तो आप पर्वतीय वर्षा, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, पर्वतीय वर्षा। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में क्या होता है दोस्तों, जब मानसूनी पवनें चलती हैं तो वो पवनें क्या होती हैं, अपने साथ वर्षा लेके आगे बढ़ती हैं, यानी कि जल आगे लेके बढ़ती हैं। तो जब उन्हें कहीं बीच में रुकावट आ जाता है, रुकावट का मतलब दोस्तों ये है कि वहाँ पर कोई पर्वत आ जाता है बीच में। तो जब वहाँ बीच में पर्वत आ जाता है तो ये जो पवनें होती हैं यहाँ टकराती हैं और ये क्या होती हैं, ऊपर नहीं, जब बढ़ने की कोशिश करती हैं तो वहाँ फिर संघनन हो जाता है, जिसके बाद फिर वो वर्षा कर देती हैं इसी क्षेत्र में। लेकिन पर्वत के इस साइड क्षेत्र क्या होता है, वो खाली हो जाता है, यानी कि इधर वर्षा नहीं होती है या न के बराबर होती है, हल्का फुल्का ही होती है। तो अब इसे फिगर के माध्यम से समझिए कि दोस्तों है क्या, कि ये क्या है, मान लीजिए कोई पर्वत है और हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर पवनें चली, कौन सी, मानसूनी पवनें ऐसे चली और ऊपर की तरफ उठी। यहाँ पर आने के बाद संघनन हुआ और ये क्या की, वर्षा कर दी। ये क्या की, यहाँ पर फिर वर्षा हो गई इस साइड। फिर ये पवनें बिना, अब पवनों में कोई जल की मात्रा नहीं है, वहाँ पे उसमें क्या है, जल की मात्रा नहीं है, और ये अब सूखी पवनें हैं जो कि ऊपर की तरफ जाएंगी। ये क्या है, सूखी पवनें हैं और यहाँ तक जल के साथ आई थी। तो जब संघनन हो गया, पानी यहीं गिर गया, तो आगे केवल वायु जो है बची, केवल वही आगे जाएगी। और ये वाला क्षेत्र जो होता है, केवल ये सूखी वायु ऐसे जाती हैं, आप कह सकते हैं शुष्क पवनें होती हैं जो कि आगे बढ़ती हैं। और कई जगहों पे आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर वर्षा हो रही है तो पर्वत के इस साइड क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऐसा भारत में भी एग्जाम्पल है। तो होता क्या दोस्तों कि इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पवनाभिमुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विमुख। क्या बोला जाता है, विमुख। पवनाभिमुख क्षेत्र है और ये पवना विमुख, विमुख, ये पवना विमुख है। कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को रैन शैडो एरिया भी बोलते हैं। रैन शैडो एरिया यानी कि वहाँ परछाई बन रही है, इसलिए वहाँ रैन नहीं हो रहा है, इस तरह से आप समझिए। तो यानी इधर वर्षा होगी, इधर नहीं। तो इस तरह की वर्षा को हम जब कहते हैं तो ये होती है पर्वतीय वर्षा। एक होती है हमारी संवहनी वर्षा, यानी कि पवनी जल क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, उसमें ऊपर गया, वहाँ पे संघनन हुआ, फिर वो वर्षा हुआ, ये क्या हो गई, संवहनी वर्षा हो गई। फिर एक होता है आपका चक्रवाती वर्षा, ठीक है, तो वो बाद में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए पर्वतीय वर्षा भारत में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी और कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कह रहा है मानसूनी गर्त किसे कहते हैं, मानसूनी गर्त ITCZ को कहते हैं। अब इसे भी फिगर्स के माध्यम से समझ जाता हूँ मैं, एक एक चीज़ें मैं समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको न तो रटना पड़े न तो इस पर आप पे बर्डन हो। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, मानसूनी गर्त किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे ITCZ। ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे बोलते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय, इसे देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। ITCZ मैं आपको समझाता हूँ फिगर में। देखिए क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है और इसके बीच का जो विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर,
यहीं पर हमारा क्या पाया जाता है, ITCZ पाया जाता है। एकदम बीचों बीच क्या पाया जाता है, ITCZ। ITCZ क्या होता है, यहाँ पर एकदम शांत क्षेत्र होता है, इसी में आकर क्या होती है, पौने आकर इसी के पास आती हैं, ITCZ के पास। तो ये क्या होता है, ITCZ कहाँ पाया जाता है, एकदम विषुवत रेखा के पास। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, और प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर अगल बगल कहीं भी अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ से पौने इसके तरफ आएंगी, दोनों साइड से। तो ITCZ क्या हो गया, एकदम बीचों बीच पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, अप्रैल। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे अप्रैल है। आगे, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, शरद काल में भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु और पंजाब में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा होने का कारण क्या है, समुद्र के निकट होना। क्या बोल रहा है, समुद्र के निकट होना। किसका पूछा है, भारत के पश्चिमी तटों का। अब इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारत के पश्चिमी तट, तो हम भारत का पश्चिमी तट पहले बना लेते हैं। ये क्या है, भारत का पश्चिमी तट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इधर क्या है, सागर है, अरब सागर है। जब मानसून भारत में आता है तो इधर से आता है, तो क्या करता है, अपने साथ जल लेके आता है। वो पौने क्या होती है, अपने साथ जल लिए रहती हैं, और आगे जाके जब टकराती हैं तो वो वर्षा कर देती हैं। तो क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों अपने साथ जल ला रही हैं, क्योंकि ये सागरों से आ रही हैं। सागरों में क्या है, वो सागरों से जल को अपने साथ लेके आ रही हैं, और क्या कर रही हैं, आगे जाकर महाद्वीप से जब टकरा रही हैं, यानी कि भारत से जब टकरा रही हैं तो वर्षा कर दे रही हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा होने का कारण क्या है, समुद्र के निकट। और ग्रीष्म में क्यों होता है, क्योंकि ग्रीष्म में ही पौने क्या होती हैं, सागर की तरफ से आती हैं। शीतकाल में उधर से नहीं आती हैं, ग्रीष्म काल में जो हम कहते हैं मानसून का आगमन हो रहा है, तो वो क्या होती है, महासागरों की तरफ से ही आती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो क्या पूछा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ये क्या है, हमारा जो इधर से पौने चलती हैं, जो जाकर यहाँ से टकराती हैं, ये जो पौने ये जा रही हैं मानसून की पौने, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून पौने, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम दिशा से ये जा रही हैं, तो इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम पौने बोलते हैं। फिर आगे जाके ये दो शाखा में बढ़ जाती हैं। एक तो जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है उसे बोलेंगे बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और एक इधर आती है अरब शाखा। तो ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। वैसे आप ये समझिए कि कौन सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम, क्योंकि वे मानसून की पौने इधर से जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तर पूर्व। अब इसे समझते हैं, क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व मानसून पौने। अब उत्तर पूर्व तरफ से पौने लाते हैं, ये हमारा क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, पूर्व है। तो इधर से, यानी कि इधर से पौने आएंगे, ये वाली जो पौने आएंगे उत्तर पूर्व की तरफ से, ये सबसे पहले आके यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं तमिलनाडु। कहाँ वर्षा करती हैं सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो आप कहेंगे तमिलनाडु क्या है, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो आप कहिएगा लेह। लेह आप लोग देख रहे हैं सबसे नॉर्थ में लेह, तो वहाँ क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा करता है, अब बादल में भी कई बादल होते हैं, इसलिए आप कहिएगा कि वर्षा स्त्री निम्बो स्टेटस क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा करने वाला क्या होता है, बादल होता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो पश्चिमी विक्षोभ। उधर के कई एरिया से हैं, आप कह सकते उत्तर भारत में, या कहिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग जानते हैं मेघालय में मशीनराम है, मशीनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मशीनराम में होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आप देखेंगे यही जो शीत ऋतु में, यानी कि भारत का जब मानसून लौटता है तो शीत ऋतु में ये कोरोमंडल तट है, और इसी कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और वो भी कहाँ पर, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा तो आप कहिएगा कि ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, केरल में होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है,
तो आप कहेंगे बिहार है। और ये आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये यूपी पीसीएस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो आप कहिएगा बिहार है। और ये 2000 यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है और इसमें 76% यहाँ बिहार की जनसंख्या लगभग ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ पर बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है, बाढ़ की खतरा हमेशा बना रहता है। 76% जनसंख्या ऐसी है बिहार में। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा भी ये सब भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए, इसलिए आपका यूपीएसएससी पेट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे भी कुछ बातें हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं उन्हें भी। आगे कह रहा है दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। गोलार्ध आप लोग समझते हैं, जैसे पृथ्वी है उसे दो भागों में बीच से काट दीजिए। एक ऊपर वाला भाग निकल गया जिसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग बचा वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से समझिए कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, इसको ये ऐसे ये क्या करती है, ऐसे घूमती रहती है, और इसके बीचों बीच आप देखिए एक लाइन है, इसे बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। इसी को आप क्या कीजिए, बीच से काट दीजिए, और इसके ऊपर का क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे का ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध होता है। पूछ क्या रहा है कि दोनों गोलार्ध में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। वायुदाब पेटियां का मतलब ये समझिए कि आप जब जलवायु पढ़ेंगे तो वायुदाब पेटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह पढ़ना होगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो हो सकता है कि आप ये पहले पढ़े हों। होता क्या है दोस्तों कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पड़ती है, जिससे यहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। और ये ताप बढ़ गया तो यहाँ पे ताप कैसा हो गया, यानी कि हाई टेम्परेचर हो गया। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा एक पेटी बन जाएगा। फिर कहीं पर देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वो क्या रहेगा, निम्न ताप की पेटी रहेगा, ठीक है, या निम्न वायुदाब की पेटी। ये सब बातें इसमें पड़ी जाती है, यानी कि एक उच्च वायुदाब पेटी, फिर निम्न वायुदाब पेटी, फिर उच्च वायुदाब पेटी, फिर निम्न वायुदाब पेटी। इस तरह से हमें पढ़ना रहता है। तो ये पृथ्वी रहती है, यही पूछा है कि दोनों गोलार्धों में मिलाकर कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। अब फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, और जैसा कि मैंने बताया बीच में क्या है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा, एक पेटी पाई जाएगी। कितनी, एक पेटी यहाँ पाई जाएगी, जिसे बोलेंगे विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। क्या है, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। ये क्या हो गई, विषुवत रेखी एक हो गया ये, ठीक है। दूसरी यहाँ पे पाई जाएगी एक और, ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये क्या है, दूसरी क्या हो गई, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी रहेगी उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। क्या रहेगी तीसरी, ये तीसरी रहेगी निम्न वायुदाब पेटी। फिर एकदम ध्रुव पर, यहाँ पर जो पोल रहेगा यहाँ पर एक पेटी पाई जाएगी जिसे हम बोलेंगे उच्च वायुदाब पेटी। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाएंगी। ये वाली जो पेटी है ये ऐसी है कि दोनों गोलार्धों में, थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध में भी रहेगी और थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब यहाँ पे भी वही पेटी बनाएंगे, क्या रहेगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये क्या हो गई, चौथी हो गई। और एक और बनाएंगे, सॉरी 5वीं हो गई, एक और बनाएंगे जिसे बोलेंगे उपध्रुवीय। क्या हो गई, 6वीं हो गई। और फिर दक्षिणी ध्रुव के साइड भी एक रहेगी तो वो 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से कुल कितनी वायुदाब पेटियां हो गई, 7 वायुदाब पेटियां हो गई। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट, ये जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। बिना इसके आप समझे नहीं पाएंगे, न तो पवने की दिशा पढ़ पाएंगे, ये इसलिए पहले इसे पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप कहेंगे चेन्नई में की गई है। आगे बढ़ते हैं, बर्फानी तूफान। बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या आप लोग जानते हैं, वाहनों के जो धुएं हैं वो क्या है, दिल्ली का प्रमुख कारण वहां पे प्रदूषण होने का। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सिस्मोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में भी यही रहेगा, हिंदी में भी यही रहेगा। स्पेलिंग इंग्लिश वाली भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे बैरन द्वीप। आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कई सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कि वहाँ पे आज भी उसमें ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं कभी कभी, और इसी तरह मृत ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसमें अक्सर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है।
तो इसलिए भारत में क्या है, बैरन द्वीप क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील क्षेत्र क्या है। भूकंप की दृष्टि पे कैसा कौन सा क्षेत्र है भारत में जहां पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो आप एक तो देखेंगे गुजरात का क्षेत्र है और दूसरा हिमालय का क्षेत्र। हिमालय के क्षेत्र में ये बताया जाता है कि जब हिमालय में आज भी क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है, यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं और उधर से यूरेशियन प्लेट से टकराने से ही तो हिमालय बना। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि हिमालय का आज भी क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। हिमालय आज भी वहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, तो इस वजह उठ रहा है। तो इस वजह से जब वो उठ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पृथ्वी में कंपन होने लगेगा और वही कंपन तो हम भूकंप कहते हैं। तो क्या पूछा, भूकंप की दृष्टि से भारत की 2 अति संवेदनशील, तो आप कहेंगे हिमालय एवं गुजरात क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं, तो आप कहेंगे लगभग 6%। विश्व के जो चक्रवात आते हैं उसमें 6% कहाँ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। आगे आते हैं, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको पता है असम की प्रमुख सहायक नदी कौन, यानी असम में प्रमुख कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, असम का शोक कही जाती है। बाढ़ के कारण ये अपने साथ इतना तीव्रता के साथ आगे बढ़ती है, मलबा लेके आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वहाँ पर नुकसान करती है, असम का शोक कहा जाता है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा किस राज्य में होती है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में होती है। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा होती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। अब नदी द्वीप क्या है, इस तरह से समझिए कि ये क्या है, हमारी नदी प्रवाहित हो रही है, नदी में बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है, जल आ रहा है। ये क्या है, इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तीव्रता के साथ आगे से बढ़ती है, पर्वतों से निकलती है और बहुत तोड़ फोड़ करते हुए अपने साथ मलबा लेकर आगे बढ़ती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो होता क्या दोस्तों कि अब ये धीरे धीरे निक्षेप करने लगेगी, निक्षेप वहाँ इकट्ठा होगा, यानी कि जो लाई अपने साथ वहीं छोड़ती रहेगी, कहीं कहीं रोक देगी उसे। तो यहाँ जब रोकती जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक तरह से लैंड बन जाती है, भूमि बन जाती है। ये यहाँ की भूमि क्या हो जाती है, ऊँची हो जाती है। जैसे आप सागरों महासागरों में देखते होंगे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप ये सब हैं, तो उसी तरह आप समझिए कि नदी में भी एक ठो बन गया जो कि बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है ये, जिस वजह से इसे असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया। इस द्वीप को क्या किया, जो कि है तो नदी में ही, इसलिए असम सरकार ने इसे एक जिला घोषित कर दिया। तो आप एक तरह से ये कहेंगे भारत का एकमात्र यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे माजुली। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, माजुली क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसे असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया गया। फिर पूछा दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है। ये क्या है, हमने बताया कि ये विषुवत रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं अपने से बाईं ओर, हाथ अपना ध्यान दीजिएगा, आप किधर बैठे हैं और आपका हाथ कौन सा किधर है। ये मेरा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ। तो अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा हूँ तो पवनों को अगर यहाँ से आपकी तरफ जाना है तो ये कुछ इस तरह से जाएंगी, न कि सीधे जाएंगी। ये कैसे जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे जाएंगी। और उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं खड़ा हूँ और अगर पवनों को इधर से आपकी तरफ जाना है तो ये पवनें हल्का से किधर होंगी, दाहिनी साइड जाएंगी अपने। तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड और उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड कुछ इस तरह से प्रवाहित होंगी। देखिए इस तरह से अगर प्रवाहित होंगी अगर पवनों को यहाँ से चलकर यहाँ जाना है तो कुछ इस तरह से प्रवाहित होंगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में पवनों को यहाँ से चलकर यहाँ आना है तो कुछ इस तरह से चलेंगी। ये आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन। आप यही समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती रहती है, जिसकी वजह से पवनों को विचलित होना पड़ता है, वो अपने मार्ग से भटक जाती हैं। तो ये कारण है जो कि हमारे मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जलवायु से जुड़ी ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अच्छे से समझ में आ गई हैं। आपको बताऊं ये सब एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, जैसे आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस में और रेलवे एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो इसलिए यूपी एसएससी पेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की आशंका बनी रहती है, इसलिए आप इनको एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा। फिर से अगर आपको अच्छे से नहीं याद हो रहा है इस समय, देखिए अब नोट करने का समय नहीं है, आप एक बार फिर इसे रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इसे नोट करते चलिएगा, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार और ऐसे ही केवल रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अब नोट करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये जो जलवायु से जुड़ी बातें हैं अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आप पीछे की क्लास मिस कर दिए हैं तो पीछे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, बाकी क्लास आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार आप जरूर जाकर वहाँ पर उस क्लासेस को देख लीजिएगा।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है। एक दो दिन जो बचा है उसमें हम लोग कोशिश किया जाएगा और एक दो टॉपिक हम लोग कवर किया जाए। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।